हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और हिंदी के इस छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन सिर्फ 5 से 10 मिनट का होने वाला है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का, लेकिन इसमें हम 10 पैडागोजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी ये क्विक रिवीजन के रूप में कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और हिंदी के लिए उन्हें इतना समय नहीं मिल पा रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी को हम 5 मिनट तो दे सकते हैं ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर लीजिए और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप CTET का पेपर देकर बाहर निकलेंगे तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इंतजार कर रहे होंगे पेपर के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो चलिए जी, वैसे जो टीचिंग परीक्षा ने आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर ये प्रोवाइड की है, उसका अगर आपने लाभ अभी तक नहीं उठाया, जल्दी लाभ उठाइए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा के लिए बेहतर होगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। 10 क्वेश्चन है सिर्फ। कुछ विद्यार्थी भाषा के अनूठे उच्चारण संबंधी नियमों के कारण बोलने में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं। मतलब कि बच्चा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसके कारण बोल नहीं पा रहा। इस समस्या को दूर करने का क्या समाधान हो सकता है? फटाफट बताइए फ्रेंड्स। हमें कोशिश करनी है ये क्वेश्चन हम जितनी जल्दी करें, और इसे आप मतलब जैसे बीच में पॉज करके तब देख लीजिएगा। तो जैसे बच्चों को कक्षा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, चलो एक बार को काउंसलर की मदद से विशेष वाक थेरेपी करवाना। बच्चा जो है वो रिटार्डेड नहीं है मेंटली, तो ये हटाइए, काउंसलर की मदद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी खेल आधारित गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, मतलब उन्हें अरेंज करना जिनसे कक्षा में मौखिक अंतक्रिया को अवसर मिले। ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चे खेल खेल में अगर ये सीख जाएं कि बच्चे को हमें पॉइंट आउट ना करना पड़े। आपको याद होगा मैंने रेमेडियल टीचिंग में आपको बताया था कि अगर कुछ चीज़ें बच्चे को बिना बताए ऑटोमेटिकली हम कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं, बच्चे उसमें और अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चे को सबके सामने पढ़ने के लिए कहेंगे तो बच्चा पहले ही बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लूज होगा, बच्चा दूसरों के सामने बोलने से झिझकेगा। तो सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आना था। आगे देखिए, व्याकरण का शिक्षण मुख्यतः किसमें सुधार लाने के लिए उपयोगी है? और मैंने बताया था जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही टिपिकल क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे। व्याकरण का शिक्षण मुख्यतः किसमें सुधार लाने में उपयोगी है? प्रवाह, सटीकता, साक्षरता या संख्याबोध? जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ग्रामर, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको संज्ञा पढ़ा रही हूँ, मैं आपको विशेषण पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको संधि पढ़ा रही हूँ, तो उससे मेरा फ्लो अच्छा होगा? संज्ञा या संधि पढ़ने से मेरा फ्लो अच्छा होगा क्या? गलत। साक्षरता, साक्षरता होता है कि बस मुझे पढ़ना लिखना आ गया, ऐसा कुछ नहीं। नंबर्स पता चलेंगे नहीं। सटीकता, सटीकता होता है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, कि मुझे पता चलेगा कि इस शब्द को संज्ञा कहते हैं। संधि का ये नियम होता है। तो सटीकता आपको भाषा, ये जो भी आप भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी या उस विषय की, विज्ञान हो, गणित हो, तो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। सटीकता आपका सही उत्तर आना था। आगे देखिए, पठन में अर्थगत संकेत यानी कि सेमेंटिक क्यू। अब ये सेमेंटिक क्यू क्या होता है? इस तरह के अवबोधक हैं जो ये जो आपके अर्थगत संकेत होते हैं, ये क्या काम करते हैं? शब्दों को डीकोड करने में सहायता करते हैं, शब्दों के सही उच्चारण में सहायता करते हैं, अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, या व्याकरणिक नियमों की पहचान करने में मदद करते हैं। तो ये आपके जल्दी जल्दी आंसर, इसका सही आंसर था आपका अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में प्रोत्साहित करते हैं। हमें मीनिंग पता चलता है इससे। फिर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को संप्रेषण करने में समर्थ बनाना है, कि बच्चे प्रॉपर्ली अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, दूसरे की बात सुन सकें, समझ सकें। इसमें से कौन सा इस उद्देश्य से मेल नहीं खाता है? ध्यान से पढ़िए, मैं साइड हो रही हूं। फटाफट इसका आंसर क्या आएगा? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 6 क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अगर हम कहते हैं कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनाना, तो कौन सा इस उद्देश्य से मेल नहीं खाता? विद्यार्थियों का प्रत्येक व्याकरणिक बिंदुओं के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब बच्चों को ग्रामर की एक एक नॉलेज होनी चाहिए कि अलंकार ये है, ये वो है। ये कम्युनिकेशन में मदद करेगा? नहीं। लेकिन बाकी एक बार देख लीजिए, विद्यार्थियों को इस प्रकार के प्रत्यक्ष निर्देशों की आवश्यकता है जिनके माध्यम से व्याकरणिक बिंदु बेहतर संप्रेषण संदर्भों के साथ जुड़ सकें। ये फिर भी बेटर है कि हम बच्चे को क्लियरली बताएं कि अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है ना, वो चीज़ें। फिर क्या है, विद्यार्थियों की निपुणता केवल उन्हीं पहलुओं पर होनी चाहिए जो तत्कालिक संप्रेषण कार्य के लिए प्रासंगिक हो, कि हम ग्रामर में उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और त्रुटियों में सुधार करना सदैव अध्यापक का ही पहला उत्तरदायित्व नहीं होता है।
ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन खैर ये आपका कम्युनिकेशन में नहीं, मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कौन सा चीज़ सही है, कौन सी सिर्फ संप्रेषण कौशल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर आना था फ्रेंड्स वो ए ही आना था, कि ये जो अल्टीमेटली है कि अगर आपको ग्रामर की A to Z नॉलेज है, जैसे अलंकार है, ठीक है ना, शब्द शक्ति है, तो उससे मेरे कम्युनिकेशन पे क्या फ़र्क आएगा। अगर मुझे संधि की पूरी जानकारी है तो उससे मेरे कम्युनिकेशन पे क्या ही फ़र्क आएगा, बिल्कुल बेकार है। तो ए ऑप्शन आपका गलत था। और जैसे ये था कि बच्चों में सुधार करना सिर्फ अध्यापक का ही पहला दायित्व नहीं है, उसका जो फ्रेंड है वो भी उसे बता सकता है कि अरे तू गलत बोल रहा है, सही बोल, ये चीज़ ध्यान देनी थी। फिर चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु क्या है। जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है ये, जल्दी करिए। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास के लिए क्या है। अधिगम सेट, जैविकीय व्यवस्था, बोधात्मक सेट या टेलीग्राफिक तत्परता। तो आई गेस आपको पता है चॉम्स्की ने यही कहा था कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है, इसी को जैविक व्यवस्था कहा जाता है। जैविकीय कि वो मतलब जो जीव है उसके पास ये क्षमता होती है, जन्मजात होती है कि वो भाषा का विकास कर सकता है, अपने आप कर सकता है। बी ऑप्शन आपका आना था। फिर अगला क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, कि बच्चे क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। आप किस चीज़ का अनुपालन करेंगे, चर्चा, प्रदर्शन, आदर्श पठन या सस्वर काव्य पठन। फटाफट। अब जैसे कि सस्वर काव्य पठन है तो इसमें बच्चे पार्टिसिपेट थोड़ी ना करेंगे, वो तो सुन भी सकते हैं। आदर्श पठन, अब ये तो टीचर करता है, केवल शिक्षक या कोई एक विद्यार्थी, तो उससे क्या होगा, बच्चे म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, प्रतिभागिता का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करें, तो वो होगा चर्चा से। ये आंदोलन नहीं है जिसका प्रदर्शन किया जाए, चर्चा। चर्चा में क्या होता है, हम किसी की बात सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, तो सुनना बोलना दोनों होने चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। फिर प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य क्या है। फटाफट। अधिगम प्रतिफल, ये क्या होता है, अधिगम यानी लर्निंग, प्रतिफल यानी रिजल्ट, कि पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या आया, यानी अधिगम का उद्देश्य। जल्दी से, पुस्तक की पाठ्य विषय वस्तु को ध्यान में रखना, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सभी पाठों को पूरा करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आना था फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। क्यों, क्योंकि अधिगम, सिंपल जो भाषा अधिगम है ना फ्रेंड्स, भाषा अधिगम का उद्देश्य ही ये होता है कि हम बच्चे को पढ़ाएं जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। और व्यवहार में परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पहले शांत था अब एक्टिव हो गया, या फिर बच्चा पहले बहुत भोला था अब चालाक हो गया, नहीं। व्यवहारगत परिवर्तन का मतलब है कि बच्चा जो है अब वो मतलब कि उसकी जो दृष्टिकोण है वो पहले से बड़ा हो गया, उसमें सामाजिक सहिष्णुता आ गई बहुभाषिकता के द्वारा। तो अधिगम, अधि प्लस गम, गम मतलब होता है जाना और अधि मतलब होता है समीप। तो कहते हैं ना किसी चीज़ के समीप जाकर उसे समझना, तो अधिगम का मतलब यही होता है कि चीज़ों को बारीकी से समझना। आगे देखिए, भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है। अब आपने बोधगम्य निवेश तो पढ़ा है स्टीफन क्रेशन का I+1। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछे थे मैम I+1 क्या होता है। I+1 का मतलब है कि फ्रेंड्स, I मतलब है कि जो आपकी इनिशियल, अभी ये जो आपकी बेसिक इस स्टेज पर जो आपकी नॉलेज है, और +1 यानी आपकी नॉलेज से एक लेवल ऊपर, ठीक है। तब ये रूप उन्मुखी भाषा निवेश, रूप उन्मुखी क्या होता है कि भाषा दिख कैसी रही है, भाषा लिखी कैसे जाएगी, भाषा का रूप क्या है। अब जैसे मैं कहूँ ख, ख को मैं ऐसे लिखूंगी, ये ख है नहीं, ये तो र और व भी लग रहा है, रव। तो इसलिए ख लिखने का सही तरीका है ऐसे। तो ये बच्चे को सिखाना पड़ता है। तो ये क्या आएगा, शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण की समझ प्राप्त कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि शब्द संपदा, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, वो रूप उन्मुखी में आता है। फिर अगला, हाँ ये वाला 9th क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए, कौन सी दो श्रवण कौशल की उधर्वमुखी रणनीति है। उधर्वमुखी यानी कि बॉटम अप। बॉटम अप कौन सी होती हैं, जो कि वर्णों से, ध्वनियों से, शब्दों से प्रारंभ होती हैं और पूरे मीनिंग तक जाती हैं। फटाफट देखिए, बस इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी।
तो देखिए 10 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वही मैंने कहा था, बस छोटा सा सेशन है, इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो शब्द तथा वाक्यांश को पहचाना, अगर आप शब्दों को पहचान रहे हैं डेफिनेटली आपका बॉटम अप है, ए आएगा ही आएगा। तो अब जैसे सी और डी है ये गलत हो गया, बी और सी है ये गलत हो गया, तो अल्टीमेटली आपका आंसर या तो ए और डी आएगा या ए और बी आएगा। इसका मतलब सी पहले ही हट गया। विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, ये आपका टॉप डाउन आएगा। अधोमुखी क्या आएगा, अधोमुखी। अब प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना, अब ये क्या होता है, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना कि जैसे आप वाक्य सुन रहे हैं, ठीक है, कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी सुनते सुनते आपने निवेश को बनाए रखा, यानी शब्दों को साथ साथ सुन रहे हैं। तो शब्दों को साथ साथ सुनते वक्त अगर आप पूरे मीनिंग को समझ रहे हैं तो वो आपका डी ऑप्शन आएगा, ए और डी। क्योंकि बी क्या था, विमर्श के लिए रूपरेखा तैयार बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करना। अब ये क्या था, विमर्श के लिए। विमर्श आप उस चीज़ पे करते हैं जो आपके मन में थॉट है, तो आपके मन में ऑलरेडी थॉट है, अब उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड्स चाहिए, तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये भी आपका टॉप डाउन था, तो बी और सी टॉप डाउन था, ए और डी आपका बॉटम अप है। फिर लास्ट क्वेश्चन, एक लघु कहानी क्या होती है, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक। फटाफट ये लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा, लघु कहानी। जैसे छोटी सी मैंने आपको उसकी कहानी सुनाई कि बंदर और चूहा, ये शेर और चूहा, कि जो चूहा था, चूहे ने माफ़ी मांगी कि शेर मुझे मत खाओ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो एक बार शेर जो है जाल में फंस गया, तो चूहे ने आकर जाल को उतर दिया, तो देखा वो चूहा कहता देखो मैं आपके काम आया ना। तो शेर और चूहे की छोटी सी कहानी। अब ये क्या है, इसमें हम कुछ विश्लेषण कर रहे हैं नहीं, तुलना कर रहे हैं नहीं, बचा विवरण और वर्णन। तो वर्णनात्मक, वर्णनात्मक होता है कि केवल कहानी सुनाई। विवरण क्या होता है कि जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स बताएं, कि आपके पास ये, आपके साथ ये घटना हुई थी, आप इसका विवरण दीजिए, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आएगा। तो बस ये थे फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन की जो हम जल्दी जल्दी आपको बताना चाहते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं। अंतिम प्रश्न जो है, कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा ने जो आपके लिए सीरीज अरेंज किया फ्री मॉक टेस्ट पेपर की, जितना लाभ हो सकता है उठाइए। तो चलिए फिर एक बार फिर से टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम की तरफ से आपको एग्जाम्स के लिए CTET 2026 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्यारे एस्पिरेंट्स अपनी परीक्षा को क्लियर अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।